तो क्या है टेलविंड और क्यों टेलविंड यूज़ करनी चाहिए, आज की जो पूरी वीडियो होने वाली है ये पूरी टेलविंड पे होने वाली है। और आज की इस वीडियो के बाद आपको कहीं पे टेलविंड का ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर टेलविंड को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेलविंड के बारे में सीखने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस। अब ये टेलविंड सीएसएस क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टेलविंड सीएसएस क्या है। हम जो भी कुछ सीखेंगे वो पूरे के पूरे डिपेंड होंगे हम टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन पर। तो यहाँ पर मैंने टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन खोल रखी है, टेलविंड की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो हमने खोल रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलविंड क्या है। तो टेलविंड है यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। ये लाइब्रेरी नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। आपने बेसिक एचटीएमएल सीएसएस तो करी होगी, अगर आपने बेसिक एचटीएमएल सीएसएस नहीं करी ना तो ये ट्यूटोरियल देखने का आपका कोई फायदा नहीं है। तो पहले जाओ एचटीएमएल करके आओ और सीएसएस करके आओ। अगर आपको जल्दी से जल्दी एचटीएमएल करनी है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको एचटीएमएल करा रखी है, सीएसएस भी करा रखी है, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी करनी है तो जावास्क्रिप्ट का भी एक 1 शॉट ट्यूटोरियल अवेलेबल है। और इन तीनों चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो और अच्छी बात है, टेलविंड में आपको थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करने में और आसानी होगी, क्योंकि हम कुछ थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं हो सका तो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आती है तो और अच्छी बात है। एचटीएमएल सीएसएस अगर आपको नहीं आती तो जाके बेसिक सीख के आओ और फिर इस वीडियो को शुरू करो। अभी बात करते हैं टेलविंड क्यों करनी चाहिए। टेलविंड सीएसएस यूज करने से आप वेबसाइट को रैपिडली बिल्ड कर सकते हो। मतलब कि आपको ना जो सीएसएस की क्लासेस आप अपनी खुद की जो बनाते हो वो आपको खुद से नहीं बनानी पड़ेगी। आप टेलविंड सीएसएस का यूज करके इनकी बनी बनाई क्लासेस को यूज कर सकते हो डायनामिकली। और इनकी जो क्लास है प्योरली डायनामिक है। अब ये सभी हम प्रैक्टिकल के टाइम देखेंगे कि कैसे डायनामिक है, कैसे हम इनको यूज करेंगे सब कुछ। तो ये तो पता चल ही गया आपको कि क्या है टेलविंड और क्यों हमें यूज करनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इंस्टॉलेशन पर। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2-3 स्टेप बताऊंगा, और यहाँ पे 2 टाइप की इंस्टॉलेशन होगी जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इंस्टॉलेशन तो वैसे काफी टाइप की है। आप टेलविंड की वेबसाइट पर आइए, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक टैब खुलेगा इंस्टॉलेशन का। यहाँ पर आपके पास काफी सारे मेथड्स है कि आपको किस टाइप से टेलविंड जो है इंस्टॉल करनी है अपने पीसी में। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना एक फटाफट से एक फोल्डर बना लेते हैं, और फोल्डर का नाम रखेंगे हम टेलविंड सीएसएस ट्यूटोरियल। और इसके अंदर हम ओपन कर लेते हैं अपना वीएस कोड। तो वीएस कोड अपना जो है वो ओपन हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर टेलविंड को इंस्टॉल करेंगे। देखो टेलविंड को इंस्टॉल करने के लिए 2-4 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक index.html फाइल बनाता हूँ। अब इसके अंदर हम बेसिक एचटीएमएल कोड लिखते हैं। ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ और टैब दबाओ, आपका बेसिक एचटीएमएल कोड तैयार है। सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो जो आपका मन करे। यहाँ पे लिख देंगे टेलविंड सीएसएस कोर्स बाय डेथ कोड। अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या करते हो, एक सीएसएस को लिंक करते हो। क्या करते हो, एक सीएसएस को लिंक करते हो सीएसएस फाइल को, और उसके बाद आप जो स्टाइलिंग अपनी वो स्टार्ट करते हो। लेकिन उसके अलावा कैसे आप स्टाइलिंग कर सकते हो टेलविंड के थ्रू, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे ना एक प्ले सीडीएन का आपको ऑप्शन मिलेगा, टैब मिलेगा। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ना स्क्रिप्ट मिलेगी। ये स्क्रिप्ट आपको कॉपी करनी है और अपने हेड टैग के अंदर, अपने यहाँ पर हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद अब आप कंप्लीटली तैयार हो अपनी एचटीएमएल के अंदर टेलविंड सीएसएस को यूज करने के लिए। तो अभी कैसे यूज करनी है, देखो अब आपको ना style.css बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप डायरेक्ट टेलविंड को यूज कर पाओगे। देखो मान लो मैं एक यहाँ पर पी टैग लेता हूँ और पी टैग के अंदर लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। ये मैंने पी टैग के अंदर लिख दिया है। अब इसके अंदर हम क्लासेस देंगे। क्या देंगे, क्लासेस। अब क्लासेस देंगे जो हम, वो कहाँ से आएंगी, वो इस वेबसाइट से आएंगी। कहाँ से आएंगी, वो इस वेबसाइट से। जो भी स्क्रिप्ट होगी वो हमारे पास आ जाएगी, और जो सीएसएस होगी जो हम यूज करेंगे वो सभी हमारे पास यहाँ से इस स्क्रिप्ट से आने वाली है, ठीक है। तो ये है सीडीएन का तरीका। सीडीएन के थ्रू आप टेलविंड को यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो सीडीएन है ये सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए है, ठीक है। प्रोडक्शन में जब आप जाओगे तो ये बेस्ट चॉइस नहीं है। ये जो है बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप इसको प्रोडक्शन में यूज करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसका लोडिंग टाइम बढ़ सकता है और काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। मान लो ये लिंक बाद में ये चेंज कर दें तो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो सीएसएस उसकी जो वर्क करना बंद कर देगी और वो वेबसाइट जो है नंगी हो जाएगी। तो देखो अब आप एक काम करो, यहाँ पर वीएस कोड है जो आपका, उसके अंदर एक्सटेंशन का टैब है, वहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिख दो टेलविंड। क्या लिख दो, टेलविंड। यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन आएगा टेलविंड के नाम से, ये वाला टेलविंड लैब्स के द्वारा ये एक्सटेंशन जो है बनाया गया है और ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसका इंस्टॉल करने का फायदा ये होगा कि आप जो है टेलविंड के सजेशंस ले सकते हो। मतलब कि जब आप क्लासेस लिखोगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो जैसे कि फोंट बोल्ड करना हमको, और फोंट बोल्ड का हमें याद नहीं आ रहा है कि कौन सी क्लास थी, तो आप सिर्फ एफ लिखना, आपके पास सजेशंस आने लगेंगे। लेकिन मेरे पास सजेशन नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको
आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ एक बार। मान लो ये जो कलर है इसका मेरे को रेड कलर कराना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BG और रेड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मान लो मेरे को 700 तक का रेड चाहिए। और ये 700 मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 800 वगैरह 900, आप काफ़ी सारे वेरिएंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अभी आप ध्यान दो कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर हम करेंगे गो लाइव पे क्लिक। गो लाइव अगर आपके पास ये बटन नहीं आ रखा है तो आप एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पर एक लाइव सर्वर नाम का प्लगइन है, लाइव सर्वर नाम का प्लगइन होगा ये आप इंस्टॉल कर लेना, तो आपके पास गो लाइव का बटन आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर दो, तो ये जो आपका जो HTML है ये लाइव सर्वर पे स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को रेड किया था, ये देखो इस पूरे का बैकग्राउंड जो रेड हो चुका है। अगर हमको टेक्स्ट का कलर रेड करना है तो हम यहाँ पे BG की जगह टेक्स्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? TEXT, टेक्स्ट। सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ तो देखो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है वो हमारा रेड कलर में हो चुका है। तो देखो कितना इजी है, हमें कोई स्टाइलिंग अलग से डिज़ाइन नहीं करनी पड़ रही, अलग से हमको स्टाइल और CSS बना के उसके अंदर CSS नहीं लिखनी पड़ रही है। डायरेक्ट आपका काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर आप इस मेथड का यूज करोगे तो आपको एक तो प्रोडक्शन में दिक्कत होगी और साथ में आपके पास सजेशंस नहीं आएंगे। तो सजेशंस लाने के लिए और भी तरीके हैं टेलविंड को इंस्टॉल करने के, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो नेक्स्ट वगैरह, रिएक्ट वगैरह, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि कैसे आपको टेलविंड को यूज़ करना है अपने Next.js में, React.js में, या जिस भी चीज़ में आप यूज़ करना चाहते हो कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे आपको सजेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, पोस्ट CSS और टेलविंड CLI, इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ टेलविंड CLI कि आप टेलविंड CLI को कैसे यूज़ करोगे। देखो यहाँ पर आपको ना कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे कि पहले इंस्टॉल कैसे करें, फिर कॉन्फ़िग कैसे करें और फिर ऐड कैसे करें। ठीक है, तो ये हम पहले देखेंगे। यहाँ पर आपको ना दो कमांड्स दिख रही होंगी, npm install -d और टेलविंड CSS। ये आपका टेलविंड को इंस्टॉल कर देगी। रिएक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये पहली वाली कमांड आपके लिए काम आएगी, वरना अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको ये कमांड यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये जो npx tailwind init है ना, ये हम कमांड कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पर इस पे जाएंगे और यहाँ पर हम खोलेंगे टर्मिनल। ठीक है, कंट्रोल बैकटिक से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो VS कोड में, और यहाँ पर पेस्ट करो और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो टेलविंड है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर Y दबाओ और एंटर कर दो, प्रोसीड करो आगे। टेलविंड के इनिशियलाइज होने के बाद हम अपना आगे काम करेंगे, और इसमें आपका टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत इनिशियलाइजेशन में, जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड है या फिर जितना आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग की पावर है उसके हिसाब से टाइम लगेगा। देखो ये जो कमांड है, अगर आपका एरर आए इस कमांड के अंदर, बता देता हूँ आपको क्यों आया। देखो npx, ये जो npx है इसका मतलब है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। अगर आपके पीसी के अंदर नोड इंस्टॉल नहीं है तो ये वहां पर ये एरर आ सकता है। तो नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ब्राउजर में जाना है, गूगल पे लिखना है Node.js, एंटर कर देना। Node.js जैसे आप लिख के एंटर करोगे तो वहां पर आपके पास पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पर नोड की, और यहाँ पर देखो आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, डाउनलोड Node.js LTS वर्जन को मैं रिकमेंड करूंगा डाउनलोड करने के लिए। बाकी आप नए वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा आपको LTS वर्जन, क्योंकि LTS वर्जन वो वर्जन होता है जिसमें आपको बग्स फ्री मिलेंगे, मतलब कि इसमें ज्यादातर बग्स नहीं होते। जो वर्जन फाइनल हो जाता है जिसके अंदर बग्स वगैरह मैक्सिमम बग्स फिक्स करके जो वर्जन डाला जाता है वो है LTS वर्जन। LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको LTS को डाउनलोड करना पड़ेगा, LTS वर्जन को, Node.js को। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है Node.js की वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये इस पे जैसे ही डाउनलोड हो जाए वो ओपन करना है इसको, और ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट नेक्स्ट करते जाना है और आपकी जो Node.js है वो इंस्टॉल हो जाएगी। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नेक्स्ट करते जाना है। ये देखो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ और मैं अब इसको कैंसिल कर देना, क्योंकि मेरा जो पीसी है उसके अंदर पहले ही Node.js इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने VS कोड ओपन कर रखा है ऑलरेडी तो आपको एक काम करना है, अपने VS कोड को बंद करना है और दोबारा से स्टार्ट कर देना है, ताकि आपका जो टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है ये एक बार रिफ्रेश हो जाए। अगर आपका जो टर्मिनल है वो रिफ्रेश नहीं हो पाएगा तो आपको npx कमांड में फिर से प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका नोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो npm -v। अगर आप ये लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे वर्जन आ जाना चाहिए कि npm का ये वर्जन है। npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर, और यहाँ पर अगर आप लिखोगे node -v तो यहाँ पे आपको इसका वर्जन भी मिल जाएगा नोड का। हाँ देखो यहाँ पे आप लिखोगे node -v तो यहाँ पे आपको नोड का वर्जन भी मिल चुका है। देखो जो मैंने LTS आपको बताया था वर्जन 20.10.0, यहाँ पे नोड जो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली, और अब आप npx कमांड का यूज कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको प्रेफर करने वाला हूँ, कभी कभी क्या होता है, ये जो डायरेक्ट हमने ये जो npx कमांड रन करी है, कभी
कभी ये प्रॉब्लम करती है, डायरेक्ट चलती नहीं है, आपका जो काम है वो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले आप npm install -d tailwind css करो, ठीक है। अगर देखते हैं अभी अगर हमारा काम करता है ये, तो हम इसको करेंगे, सिखाएंगे आपको। और अगर हमारे में भी कुछ प्रॉब्लम आई, ये काम नहीं कर पाया, तो हम भी npm install tailwind css करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कॉन्फ़िगर करने का, ठीक है। कॉन्फ़िगर हम करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे एक tailwind.config.js फाइल है, ये JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको कहा था अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको इजी होगा इसको समझने में। देखो यहाँ पे कंटेंट है कि किस टाइप का कंटेंट है टेलविंड उसको यूज करे, मतलब कि किस किस टाइप के कंटेंट के अंदर टेलविंड जो है यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो किस फोल्डर के अंदर किस टाइप की फाइल। मान लो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक दो फोल्डर बनाने वाला हूँ। एक मैं बनाऊंगा यहाँ पे डिस्ट फोल्डर, डिस्ट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन फाइल, जिसके अंदर आएंगी, इसके अंदर वे फाइल्स आती हैं जो हम होस्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं सारी की सारी, ठीक है। और एक मैं फोल्डर बनाने वाला हूँ इससे बाहर ही यहाँ पर, और जिसका नाम मैं रखूंगा src सोर्स फोल्डर। इसके अंदर हम अपना सोर्स कोड रखते हैं, क्या रखते हैं, सोर्स कोड। और जो index.html है वो मैं डिस्ट फोल्डर के अंदर लेके जाऊंगा, और क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर ये है, इसके अंदर हम बाकी काम करेंगे। और जो src फोल्डर है इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक input.css, क्या बनाऊंगा, input.css, और एंटर कर दूंगा। ये हमारी एक css तैयार है छोटी सी। इसका क्या यूज करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम टेलविंड जो हमारी ये जो टेलविंड config.js है इसको एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं। तो जो हमारी इनपुट CSS होने वाली है वो सोर्स फाइल के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक काम करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे ./. का मतलब है करंट फोल्डर अपना, ठीक है। करंट फोल्डर के अंदर हम जाएंगे src नाम के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे index.html, ठीक है। यहाँ पे देखो index.html, ये तो हमारी होगी सिर्फ एक फाइल। अगर आपको सारी की सारी HTML फाइल का यूज करना है तो आप यहाँ पे इंडेक्स को हटा के यहाँ पे स्टार लगा दो। इसका मतलब है कि जितनी भी .html फाइल्स होगी ना, उन सब पे जो टेलविंड है वो अप्लाई हो जाएगी, उन सब पे जो टेलविंड है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ का काम होता है वो खत्म होता है मेनली। बाकी जो थीम है, एक्सटेंड है, प्लगइन्स हैं, इनके बारे में हम एडवांस में जब जाएंगे टेलविंड में तब बात करेंगे। अपना जो मेन काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप्स में आपको दिख भी रहा होगा, इन्होंने क्या किया है, ./ करके src में स्टार लगा के HTML में यहाँ पे HTML और JS रख दिया, क्योंकि JS में भी फाइल यूज करते हैं। जैसे अगर आप JSX वगैरह यूज करोगे तो उसमें आपकी ये जो टेलविंड है वो यूज हो सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 लाइन का कोड है ये आपको कॉपी करना है, और जो हमने एक फाइल बनाई थी ना यहाँ पर src इनपुट में input.css, इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके अंदर पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव कर दो। ये जो येलो लाइन्स आ रही है इनको आप इग्नोर कर दो, ये लिंट की प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, ये लिंट की वजह से हो रहा है। आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हो, पर अभी देखो ये लिंट की प्रॉब्लम है। पहले आपको बताता हूँ कि लिंट क्या है। लिंट एक तरीके से एक प्रोग्राम है, एक बैक एंड में रन करता है VS कोड के। वो क्या करता है, वो हमारे VS कोड के अंदर कोई ना कोई अगर बग हो, कोई हमारे जो टाइपो है उसमें कोई एरर हो, तो वो अंडरलाइन करके बताता है कि यहाँ पर एरर हो सकता है, ये कोई वार्निंग है, ठीक है। पर यहाँ पर जो है लिंट जो हमारा इसके अंदर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से ये जो लाइंस हो रही हैं इसको आप इग्नोर करो। इस पे आपको ज़्यादा कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं होगी। और एक और बात मैं बताता हूँ आपको कि जब आप टेलविंड का यूज करते हो ना, तो इससे आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट होगी। देखो मैं बताऊंगा कैसे। एक काम करते हैं, हम भी इन दोनों फाइल्स को सेव करते हैं, और जो इनपुट CSS है उसके अंदर हमने ये तो लाइंस पेस्ट कर ली हैं। उसके बाद आपको एक कमांड रन करनी है। देखो आपको लिखना है npx tailwind css -i का मतलब है इनपुट, कि इनपुट कहाँ से लेना है। इनपुट लेना आपको करंट डायरेक्टरी में जो src नाम का फोल्डर है उसके अंदर है एक input.css, ठीक है। input.css वहां से आपको इनपुट लेना है, और आउटपुट कहाँ देना है, -o, ठीक है। -o मतलब आउटपुट कहाँ देना है, आउटपुट आपको देना है करंट डायरेक्टरी में dist नाम का एक फोल्डर है, वहां पर आप एक style.css या output.css किसी भी नाम से आप अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पर, और output.css रख सकते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारी एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी बन के output.css। देखो अब जो हम क्लासेस index.html के अंदर यूज करेंगे ना, वो सारी की सारी क्लासेस ऑटोमेटिकली इसके अंदर output.css में आ जाएंगी। जो हम फालतू की क्लासेस यूज नहीं करते हैं वे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो फ्रेमवर्क क्रिएट कर रखा है उसके अंदर जितनी क्लासेस उन्होंने बना रखी है सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्लास आप यूज करोगे सिर्फ वही इसके अंदर आएगी। बाकी ये जो आपको दिख रही है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कंपलसरी है जिनका आना, ठीक है। तो ये आपकी output.css यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्क्रिप्ट टैग हटाना है और यहाँ पे एक लिंक टैग लगा देना है, ठीक है, लिंक CSS वाला। तो यहाँ पे आपकी style.css लिंक हो जाएगी। यहाँ पे स्टाइल की जगह आपको लिखना है output.css। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है क्या वो रन कर रहा है या नहीं। तो हम गो लाइव पे दोबारा से क्लिक करते हैं, और अभी हमारा जो पोर्ट है वो है 550,
इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हमने खोल ही रखा है इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि index.html मिली नहीं हमको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको index.html नहीं मिली ना, तो हम यहाँ पे स्लैश करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम dist, एंटर करते हैं। देखो ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये रेड कलर का नहीं हुआ, ये रेड कलर का नहीं हुआ। अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी क्लास लिखता हूँ, जैसे मेरे को फॉन्ट बोल्ड करना है, देखो मेरे पास अब सजेशंस आने लगे हैं, सजेशंस अब मेरे पास आने लगे हैं। देखो फॉन्ट बोल्ड करना है तो फॉन्ट यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। सेव करते हैं, यहाँ पे मैं चल के देखता हूँ, पर फॉन्ट तो बोल्ड हुआ नहीं, फॉन्ट तो बोल्ड हुआ ही नहीं, और ना ही फॉन्ट रेड कलर का हुआ था। देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट 400, मान लो मैंने ये लिख किया टेक्स्ट रेड 400, अब मैं अगर इसको यूज करूँ, देखो यहाँ पर तो फॉन्ट बोल्ड हो ही नहीं रहा। तो इसका क्या चक्कर हो रहा है? ये एक काम करते हैं, जब भी आप सीएसएस में कुछ चेंज करोगे तो आपको ये वाली कमांड जो मैंने इनपुट और आउटपुट की कही थी, ये आपको दोबारा यूज करनी पड़ेगी। एंटर करते हैं यहाँ पर, और एंटर करने के बाद आपका जो प्रोग्राम है ये output.css को दोबारा से रन कर देगा, और उसके बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया अभी तक, जो हमने वहाँ पे जैसे कि हमने फॉन्ट बोल्ड कर रखा है और टेक्स्ट को रेड कर रखा है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मिस्टेक पता चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चली तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमने जो लिखा है कंटेंट, कि भाई कौन सी फाइल्स में हमारी जो सीएसएस है वो यूज होनी चाहिए, टेलविंड सीएसएस। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि सबसे पहले भाई करंट डायरेक्टरी, ये जो हमारी करंट डायरेक्टरी है ना, ये इसमें जाओ, इसके अंदर एसआरसी नाम का फोल्डर होगा, ये एसआरसी नाम का फोल्डर अपना, उसके अंदर जितनी भी एचटीएमएल फाइल्स होंगी उसके अंदर हमारा जो टेलविंड सीएसएस है वो यूज होगी। अब इसके अंदर तो कोई हमारी एचटीएमएल फाइल है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या किया जाए? यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई डिस्ट फोल्डर में डायरेक्ट आप डिस्ट लिख दो तो डिस्ट के अंदर यूज हो जाएगी, या फिर आप चाहते हो कि सारे फोल्डर्स में ये चेक करे जितनी भी एचटीएमएल फाइल्स है सबके अंदर टेलविंड यूज हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टार और स्टार। स्टार का मतलब जितने भी फोल्डर्स इसके अंदर होंगे और उनके अंदर कितने भी फोल्डर्स होंगे उन सभी के सभी एचटीएमएल फाइल्स को ये उठाएगा और उसके अंदर जितनी भी टेलविंड यूज होगी उसको ये output.css में डाल देगा, output.css के अंदर डाल देगा। अब मैं देखो सेव करता हूँ इस फाइल को और दोबारा से अपनी वो जो इनपुट और आउटपुट क्रिएट करने वाली फाइल है, ये जो कमांड है इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, अब आप एक परेशानी में होगे कि यार हमें को ये बार बार कमांड रन करनी पड़ेगी। देखो अब देखो यहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अगर मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, अब मैं HTML, ये जो हमारी HTML फाइल है इसके अंदर मैं यहाँ पे ना रेड की जगह वॉयलेट या ब्लू रख के देखता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ब्लू रख दिया है, और अगर मैं अब जाऊँ तो देखो ये ब्लैक हो गया। ये सब क्यों हुआ? ये ब्लैक क्यों हुआ? अब देखो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से कमांड रन करूंगा इसको, तो ये दोबारा से रिबिल्ड करेगा output.css को, और यहाँ पे देखो ब्लू रंग हो चुका है। अब ये बार बार आपको परेशान कर देगा कि बार बार आपको कमांड रन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया बताता हूँ आपको, ये कमांड लिखनी है, उसके बाद आपको लगाना है -WATCH वॉच। ये हमेशा अब ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता रहेगा, मतलब कि वॉचिंग करता रहेगा। अब जैसे ही हम छोटा मोटा भी चेंज यहाँ पर करेंगे, जैसे कि मैं ब्लू की जगह मैं यहाँ पर येलो लिखता हूँ, येलो, और सेव करता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली तुरंत इसने रिबिल्डिंग कर दी है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, येलो नहीं आया है, एंटर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब येलो आ गया। ठीक है, अब शायद हमारा गो लाइव में प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारा सर्वर है। काम करते हैं यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा से गो लाइव कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम येलो से वापस ब्लू में जाके देखें, सेव करते हैं, और अब देखो यहाँ पे ब्लू हो चुका है। ठीक है, तो आपको जो है अपना लाइव सर्वर जो है वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइव सर्वर तो यार ऐसे करप्ट मतलब कि क्रैश होता रहता है। हम यहाँ पे दोबारा से इसको लेके चलते हैं, और इधर हमारे काफी सारे ब्राउजर के टैब खुल चुके हैं, हम इसको बंद कर देते हैं, एक हम खोल के रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको उठा के इसी के अंदर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो भी सक्सेसफुली रन हो रहा है, और हमें बार बार कमांड यूज करने की भी जरूरत तो यहाँ पे नहीं पड़ रही। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये बार बार ये जो कमांड है कर क्या रही है ये आपको बताता हूँ। देखो एक हमारे पास यहाँ पे है input.css, उसके अंदर हमारी 3 लाइन्स ऑफ कोड है। ठीक है, सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड है। उन 3 लाइन ऑफ कोड का मतलब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये सुन लो, ये हो क्या रहा है। जो क्लास हम अपनी HTML फाइल में, जो हमारी HTML फाइल है, जितनी भी जो क्लास हम यूज कर रहे हैं ना, वे क्लास, ठीक है, वे क्लास, मान लो हमने फॉन्ट बोल्ड क्लास यूज करी है, तो ये क्लास उठ के हमारी output.css में आ जाएगी। ठीक है, output.css जो हमारी फाइल है ये बन के आ जाएगी उस कमांड के थ्रू। जो हमने कमांड रन करी है ना, उसके थ्रू output.css बन रही है, और जो हम HTML में क्लासेस लगा रहे हैं वे क्लासेस बन के तैयार होके output.css के अंदर आ रही है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे एक्स्ट्रा जो हम क्लास नहीं यूज कर रहे हैं ना, वे बन के यहाँ पर नहीं आ रही है, तो इससे वेबसाइट का जो ओवरलोड है वो कम होता है। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड जो है लोड होने की वो फास्ट होती है, क्योंकि पहले आपकी जब भी जो ब्राउजर है वो आपका पहले HTML को रेंडर करता है। क्या करता है? पहले HTML को रेंडर करता है। ठीक है, तो ये आपका ब्राउजर काम करता है, और CSS फाइल जितनी छोटी होगी, जितना ज्यादा मतलब कि छोटी होगी, उतनी जल्दी फास्ट आपकी जो CSS फाइल है वो लोड होगी, और जितनी जल्दी लोड होगी उतनी जल्दी ब्राउजर जो है रेंडर करेगा उसको। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनपुट क्या करता है, इनपुट CSS में वे सारी क्लासेस जो टेलविंड को यूज करनी है वे सारी, और जो आपने HTML के अंदर लगाई है अपनी, वे सारी इसके अंदर आके बैठ जाती है। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी
देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये जो आउटपुट सीएसएस अपनी, ये देखो यहाँ पर ना, अभी आप इसके ना बिल्कुल एंड में जाओगे ना, यहाँ पर बिल्कुल एंड में चलो, यहाँ पर देखो मैंने देखो टेक्स्ट ब्लू नाम की क्लास यूज करी थी तो यहाँ पे ब्लू भी आ रखी है, और मैंने येलो की थी तो यहाँ पे येलो भी आ रखी है, मैंने फोंट बोल्ड यूज करा तो देखो फोंट बोल्ड यहाँ पर आ रखा है। ये जो बाकी इससे ऊपर की चीजें है ना, ये टेलविंड को यूज करने के लिए कंपलसरी चीजें हैं, ये आपको यहाँ पर ये तो ये रहेंगी। बाकी जो क्लास आप यूज करते जाओगे सिर्फ वे क्लास यहाँ पर ऐड होती रहेंगी, और बाकी वो जो क्लास ऐड कैसे होंगी, क्या होगा, ये सब काम टेलविंड के ऊपर छोड़ दो, आप अपना सिर्फ कोड पे ध्यान दो। टेलविंड बाकी पीछे का सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर आप टेलविंड कंप्लीटली आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो @टेलविंड बेस, @टेलविंड कंपोनेंट्स, @टेलविंड यूटिलिटीज, ये क्या चीज है? देखो जब आप ये कमांड्स लिखते हो ना, तो इस इनपुट फाइल के अंदर टेलविंड की जो बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक यूटिलिटीज हैं, वे सारी की सारी इंपोर्ट हो जाती हैं इस input.css के अंदर। input.css के अंदर वे सारी की सारी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो वो जो काम है वो सारा टेलविंड का है, वो आप टेलविंड के ऊपर छोड़ दो, वो आप बैकएंड में अपने आप कर लेंगे। आपको बस एनवायरनमेंट सेटअप करना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सेटअप हो चुका है। अब टेलविंड क्या है? टेलविंड बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है, मतलब कि आपको इसके अंदर खुद से रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अगर आपको चेंज करना है कुछ, तो वो सब आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है, बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। तो देखो यहाँ पे मैं ना इस वीडियो को अब कुछ चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। तो बेसिक हमारा पहला चैप्टर हो गया कि भाई क्या हमारा टेलविंड है, क्यों हमें टेलविंड यूज करना है, और टेलविंड की इंस्टॉलेशन। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ कोर कंसेप्ट्स के बारे में। अब हम टेलविंड को मेनली यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पर यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल, ठीक है। अब हम बेसिक यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल को देखेंगे कि कैसे हम टेलविंड का यूज करके हमें कस्टम सीएसएस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? देखो यहाँ पर ये जो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे चैट बॉक्स, एक यहाँ पर आपको पॉपअप सा या कार्ड सा बना हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर एक देखो, ये इतना सारा कोड लिख के ये एक कार्ड बना रखा है, इतना सारा कोड लिख के ये एक कार्ड यहाँ पर बना रखा है। ये नोटिफिकेशन है, चैट नोटिफिकेशन है, चिट चैट यू हैव न्यू मैसेज। और वही देखो एक इतना सा कोड लिख के ये कार्ड बना रखा है। अब आप बताओ, ये है टेलविंड का यूज और ये है बिना टेलविंड के। देखो कितना सारा कोड आपको लिखना पड़ा है। टेलविंड का यूज करके आपका एक तो कोड कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप जल्दी से जल्दी रैपिडली बिल्ड कर पाओगे अपने कंपोनेंट्स को। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये बिल्ड करके दिखाता हूँ और ये चीज करके दिखाता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। आपको कहीं पे भी गूगल पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन का यूज करो, सबसे बेस्ट है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। जिन्होंने भी टेलविंड बनाई है उन्होंने अपनी खुद की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर तैयार कर रखी है कि कैसे आपको टेलविंड को यूज करना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इस कार्ड को बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर हम वो कार्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो कार्ड बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, जो हमारी हेडिंग है ना, इसके अंदर हम जो ये ब्लू है, इस ब्लू को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखो कंट्रोल स्पेस आप दबाओगे तो यहाँ पे आपके पास सारे सजेशंस आ जाएंगे कि किस किस टाइप के ब्लू कलर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको ब्लू नहीं यूज करना तो आप इंडिगो वगैरह किसी भी टाइप के कलर को आप यहाँ पर लिखो और यूज कर सकते हो। और जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिगो में 600 वाला यूज करना चाहता हूँ, सेव करूंगा और यहाँ पर देखो ये इंडिगो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मेरे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है बार बार। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहीं पे खोल लेता हूँ। यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे पोर्ट को और दोबारा से गो लाइव करेंगे, और इसको मैं ना यहीं पे खोल लूंगा। एक छोटा सा टैब यहीं पे खोल लेंगे हम, और यहाँ पे देखो ये सिस्टम हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। और फोंट का साइज भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक काम करते हैं, यहाँ पर शायद ये देखो यहाँ पे मैंने जूम ज्यादा कर रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था यहाँ पर आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो ये इतना है, रियलिटी में ये इतना दिख रहा है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके जो फोंट साइज है रियलिटी में वो बढ़ा लेते हैं, ये बहुत छोटा है। और यहाँ पे अगर आपको फोंट साइज बढ़ाना है तो आप क्या लिखोगे, है ना। तो अगर आपके मन में कुछ नहीं आ रहा ना कि भाई कैसे आप फोंट साइज बढ़ाओगे, या आप उसको टेक्स्ट साइज भी कह सकते हो। फोंट साइज है, हम फोंट का साइज बढ़ा रहे हैं, पर अगर आप एक तरीके से कॉमन लैंग्वेज भी अगर यहाँ पे लिख के सर्च करोगे ना टेक्स्ट साइज, तो ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा फोंट साइज, है ना। जैसे आप फोंट साइज पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि किस किस टाइप से आप फोंट साइज दे सकते हो। देखो टेक्स्ट एक्सेस मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल, टेक्स्ट एसएम टेक्स्ट जो है स्मॉल होगा, टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट एलजी, टेक्स्ट एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, 4 एक्सएल, 5 एक्सएल, जितने आप एक्सएल देखो 7, 8, 9 एक्सएल तक अवेलेबल है, ठीक है। अब कस्टम भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखो अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। ये हमारा हेलो वर्ल्ड नॉर्मल, और मैं यहाँ पे देखो आपको लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेस मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल, सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये अपडेट होना चाहिए। और यहाँ पे अगर एक्सेस की जगह एसएम लिखोगे यहाँ पर स्मॉल, सेव करोगे तो यहाँ पे देखो अपडेट होना चाहिए। देखो ये अपडेट हो चुका है, यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँ, मानो एलजी में अगर करूँ इसको लार्ज, सेव करूँ अगर, तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अब बड़ा हो गया, है ना। और यहाँ पे देखो फॉन्ट बोल्ड लिख दो, यहाँ पे सेव करो, ये तो बोल्ड भी हो गया है। अब आप इसको एक्सेल भी कर सकते हो, डबल एक्सेल, मान लो मैं 6 एक्सेल करता हूँ,
सेव करता हूँ यहाँ पे, तो देखो कितना बड़ा यहाँ पे लिखा आ चुका है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब हमें मेनली कार्ड बनाना था ना, तो हम कार्ड के लिए एक काम करते हैं, DIV यहाँ पर लेते हैं और DIV लेते हैं हम यहाँ पर। तो DIV की हमें कुछ पैडिंग विड्थ वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। पहले हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और उसके अंदर हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी चीजें, 1 2 3 तीन चीजें है ना। एक हमारे पास इमेज और फिर हमारे पास एक चिट चैट का मैसेज और एक हमारे पास न्यू मैसेज। तो यहाँ पे हम इसको अगर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया हमारा और एक कंपोनेंट हो गया दोनों मैसेजेस का, जो टेक्स्ट है उनका, है ना। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 DIV के अंदर। एक DIV हमारा हो गया मान लो इमेज के लिए, ये हमारी होगी इमेज, और एक DIV हो गया हमारा टेक्स्ट के लिए। यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा टाइटल, मान लो यहाँ पे हम P यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइटल और उसके बाद आ जाएगा हमारा सब टाइटल। यहाँ पे एक सब टाइटल है, सब टाइटल सेव करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है ना। तो इसको तैयार करने के लिए देखो आपको बेसिक नॉलेज अगर CSS की नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेसिक CSS की नॉलेज जरूरी है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको फ्लैक्स बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगा और फ्लैक्स कर दूंगा इसको फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स का मतलब आपको पता है ये क्या करेगा, फ्लैक्स ऑटोमेटिकली ये जो दोनों चीजें हैं ये रो के अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर आ जाएंगी, ये रो के अंदर आ जाएंगी। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको सेव करूँ तो देखो ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ये देखो यहाँ पे इमेज आ चुकी है और टाइटल और सब टाइटल अलग आ चुके हैं। अगर आपको ये ठीक से नहीं दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसकी जो मार्जिन है इसको सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जो मार्जिन X है उसको हम ऑटो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑटो। सेव करेंगे और एक काम करते हैं, अभी के लिए इसके पे हम ना एक बॉर्डर बना लेते हैं। यहाँ पर आप खाली बॉर्डर लिख दीजिए, यहाँ पर एक इसका छोटा सा बॉर्डर भी बन के तैयार हो जाएगा। सेव करते हैं तो देखो ये बॉर्डर बन गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बॉर्डर दिख रहा होगा, ये बॉर्डर बहुत छोटा बना हुआ है यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा ना इसकी जो पिक्सल है वो बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर बॉर्डर 2 और सेव करते हैं इसको। यहाँ पे देखो बॉर्डर की जो पिक्सल है वो थोड़ी से बड़े हो चुके हैं, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, ये जो बॉर्डर है इसकी जो विड्थ है वो सेटअप करते हैं पहले। मान लो मैं इसकी विड्थ फिक्स रखना चाहता हूँ, कि जितनी भी आपको फिक्स करनी है 1 2 3 जितनी भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। मान लो मैंने 11 कर दी, विड्थ 11। तो ये देखो विड्थ 11 का जब आप इस पे कर्सर लेके जाओगे तो ये बता देगा विड्थ 11 का मतलब है 2.75 REM, 2.75 REM, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टम भी कर सकते हो। अगर आपको कस्टम विड्थ कुछ भी कस्टम लगाना है ना, तो आप इसके आगे लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे आप अपनी कस्टम विड्थ दे सकते हो। एक काम करते हैं, हम इसकी विड्थ को ना मैक्सिमम देते हैं। मैक्स जो हमारी जो विड्थ होने वाली है ये हमारी होने वाली है 24 REM, 24 REM। सेव करेंगे यहाँ पर और एक सेकंड, 24 REM सेव करते हैं, इसको छोटा करते हैं। देखो जैसे मैं 24 REM करा तो एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे तैयार हो चुका है ना। ये बॉक्स इसलिए दिख रहा है हमको क्योंकि हमने बॉर्डर यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे इमेज हो चुकी है और टाइटल और सब टाइटल एक साइड में आ चुके हैं ना। पहले इमेज है फिर टाइटल और सब टाइटल है। अब एक तो ना मेरे को पैडिंग देनी है यहाँ पर, ठीक है, पैडिंग। वो पैडिंग देने के लिए आप एक तो देखो सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे जाओ। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं समझ आ रहा ना कि कैसे क्या चीज सेटअप करें, मान लो पैडिंग आपको समझ नहीं आ रही कि पैडिंग कैसे दें, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दो PADDING पैडिंग। यहाँ पे आपके पास पैडिंग आ जाएगी, ठीक है। देखो स्पेसिंग है, पैडिंग पे जाओगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे कि कैसे आपको पैडिंग देनी है। P0 पैडिंग 0 देने के लिए तो P0 है, तो हम P की जगह कुछ और भी लिखते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे P और डैश लिखता हूँ। देखो कितने सारे ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। मान लो मेरे को पैडिंग 6 देनी है, पैडिंग 6 का मतलब है 24 पिक्सल की पैडिंग हमने देनी है। यहाँ पर सेव करेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो मेरे पास ये जो पैडिंग है देखो यहाँ पे कंप्लीटली आ चुकी है पैडिंग, है ना। ये पैडिंग हमारे पास आ चुकी है और ये जो हमारा जो बॉक्स है ये सेंटर में भी हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने MX ऑटो कर दिया, मतलब कि मार्जिन X एक्सिस में हमने ऑटो कर दी। X एक्सिस समझ रहे हो ना, हॉरिजॉन्टली हमने मार्जिन दे दी ऑटो। ऑटो का मतलब है दोनों साइड से सेम मार्जिन ले ले और ये जो हमारा बॉक्स है, जो हमारा DIV है, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, MX ऑटो के थ्रू, MX ऑटो के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया। इतना हमारा जो अपना कार्ड है वो बन चुका है। अब एक काम करते हैं, इमेज की जगह हम अपनी इमेज लेके आते हैं। जो इमेज इन्होंने यूज कर रखी है वही इमेज हम यहाँ से उठा के लेके आएंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये जो अपना जो पाथ है के ऊपर इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या हम इसको उठा सकते हैं। यहाँ पर ये जो है हमारा SVG टैग है पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे SVG को हम यहाँ से उठा सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी एलिमेंट। पूरा का पूरा हमने यहाँ पे एलिमेंट कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये जो DIV है इसकी जगह मैं अपना जो SVG है वो पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा SVG यहाँ पर पेस्ट मैंने कर दिया है। यहाँ पर मैं इसको ना एंटर कर देता हूँ एक बार, ताकि मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर पाऊँ और इसको भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और अब मैं इस SVG को फोल्ड कर सकता हूँ, मतलब कि छोटा कर सकता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इमेज की जगह ये देखो इमेज बन के आ चुकी है SVG, है ना। तो ये हमने SVG का टैग उठा लिया डायरेक्ट वहां से, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में से हमने इमेज उठा ली है। अब देखो यहाँ पे टाइटल और सबटाइटल बाकी है। अब देखते हैं पहले इमेज कैसी है। देखो या इमेज के बाद राइट में थोड़ा सा गैप है, इन मैसेज से पहले राइट में थोड़ा सा गैप है ना। तो वो गैप हम लेके आते हैं एक बार। और ये देखो ऊपर ज्यादा गैप है, नीचे कम गैप है, इसको भी हम ठीक करेंगे कैसे। यहाँ पे हम आइटम्स को ना सेंटर कर देंगे, आइटम्स सेंटर। सेव करेंगे तो जो आइटम्स है हमारे वे सेंटर में हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, हमें ज्यादा कुछ असर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइटम सेंटर का मतलब है जो अपने अलाइन आइटम्स है वे सेंटर हो जाएंगे। अलाइन आइटम्स आपको पता है फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है, जो हमने फ्लैक्स यहाँ पर यूज करा है। इसका मतलब देखो हमने डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स रख दिया है यहाँ पर। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है ना, तो आप इन पे ना होवर करके देख सकते हो कि कब कौन सी प्रॉपर्टी में क्या चीज
चीज हो रही है। देखो इसके अंदर हम जाएंगे तो मैक्स विड्थ 24 REM सेट हो रखी है, तो ये हमने सेंटर कर दिया है। अब हमें इस इमेज के, इस SVG के राइट साइड में थोड़ा सा गैप, क्या चाहिए, थोड़ा सा गैप। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्जिन दे सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी दो। मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन देता हूँ राइट साइड में, MR लिखेंगे, मार्जिन राइट, और उसके बाद आप मार्जिन दे सकते हो। मान लो मैंने 5 की मार्जिन देनी है, स्पेस देता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मार्जिन आ चुकी है। अब ये जो टाइटल है, अब मेरे को ये सेटअप करनी है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर TIV को तो हमको कोई फ्लैक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले ही ऑलरेडी सेट है। एक काम करते हैं, अब इन दोनों की क्लास देंगे, तो हम यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज करेंगे। मल्टी कर्सर आपको अगर यूज करने नहीं आते तो एक क्लिक यहाँ करो, फिर ऑल्ट दबाओ और दूसरा क्लिक वहां करो जहाँ पे आपको दूसरा कर्सर लगाना है, ठीक है। स्पेस देंगे और फिर क्लास लिखेंगे, दोनों में एक साथ आ रही है। इनका जो फॉन्ट साइज है वो हमको शायद बराबर रखना, नहीं छोटा बड़ा थोड़ा सा फर्क है, कि जैसे इसमें जो हमारा जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या फॉन्ट साइज है इनका, ठीक है। मैसेज का है 1 REM और जो टाइटल है उसका है 1.25 REM, है कि नहीं। जो फॉन्ट साइज है उसके अंदर हम टेक्स्ट यूज करते हैं, जैसे कि हम देखें यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में अगर आपको कस्टम वैल्यू देनी है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि मैं टेक्स्ट में यहाँ पर देने वाला हूँ 1.5 REM। सेम टू सेम हम कार्ड बना रहे हैं तो हम सेव करेंगे, यहाँ पर 1.5 REM लिखना था ना मेरे को, तो यहाँ पे 1.5 REM लिखेंगे। देखो टाइटल यहाँ पे बड़ा हो चुका है, और अब यहाँ पे लिखूंगा 1 REM, ठीक है। ये हमारा सब टाइटल है, ये हमारा ये 1 REM हो चुका है यहाँ पर। और जो टाइटल हमारा वो बोल्ड भी है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट और बोल्ड, इसको बोल्ड कर देंगे। ऐसे आप ना इनकी जो क्लासेस है आप सीखते चले जाओगे धीरे धीरे। अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, यहाँ पे सर्च का बटन है, सर्च करो और उसको अप्लाई कर दो, उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे हमने फॉन्ट भी यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हम टाइटल की जगह लिखने वाले हैं चिट चैट। यही लिखा हुआ था ना यहाँ पे, चिट चैट लिखा हुआ था, तो चिट चैट हमने लिख दिया यहाँ पर। और सबटाइटल में लिखा हुआ है यू हैव अ न्यू मैसेज, ठीक है, यू हैव अ न्यू मैसेज। तो ऐसा ही कुछ था यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर यू हैव अ न्यू मैसेज हमने लिख दिया है और चिट चैट हमने लिख दिया है। तो देखो कि छोटा सा डिजाइन हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी कमी है। यहाँ पे हमने बॉर्डर यूज कर रखा है, लेकिन इनका बॉर्डर नहीं है, इनके पे शैडो है ना, तो वो हम लगा सकते हैं, बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। देखो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ, यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो बॉर्डर यहाँ से हट गया है। अब अगर आपको शैडो लगानी है तो यहाँ पे जाओ, सर्च में लिख दो शैडो, ड्रॉप शैडो, ठीक है, या बॉक्स शैडो, कुछ भी लिख दो। तो जैसे कि हमें ड्रॉप शैडो लगानी है तो ड्रॉप शैडो में जाएंगे, तो यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन है कि शैडो लगानी है, लार्ज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, और यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दे रखे हैं, MD कैसा है, LG कैसा है, एक्सेल कैसा है और डबल एक्सेल कैसे वाला है। तो यहाँ पर अलग अलग आप अपने हिसाब से शैडो लगा सकते हो, जो भी आप चाहो। और अगर आपको नई सर्च में देखना आ रहा है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे सारे के सारे देख सकते हो कि फ्लैक्स कैसे यूज करना है। यहाँ पर देखो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी हर एक चीज की, कि क्या चीज आपको कैसे यूज करनी है, ठीक है। तो मैं वापस से यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल में जाता हूँ, और यहाँ से हम इसको देखने वाले हैं कि शैडो हमारी यहाँ पे इसने कैसी लगा रखी है। शायद मीडियम है, लगा के देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं शैडो और MD, सेव करता हूँ मैं, तो थोड़ी सी शैडो आनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी आई है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसको LG करके देखें, LG कैसा है, LG ठीक ठाक सा लग रहा है मेरे को, है ना, LG मेरे को ठीक ठाक सा लग रहा है। एक काम करते हैं, इसके नीचे ना मार्जिन देता हूँ, मार्जिन बॉटम में और 6 दे देता हूँ, जो हमने ऊपर हेलो वर्ल्ड लिख रखा ना उसके नीचे में थोड़ी मार्जिन देता हूँ, ठीक है। LG भी थोड़ी सी मेरे को छोटी लग रही है, यहाँ पे मैं एक्सेल देके देखूं, सेव करते हैं, ठीक है। ऊपर से हमको दिख नहीं रहा ठीक से ना, ऊपर से नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, जो बॉडी है हमारी इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो क्लास है इसके अंदर हम जो BG है इसका वो सिलेक्ट कर देते हैं, SLATE। स्लेट में मैं 400 रख के देखूं, नहीं बॉडी का BG क्लास में चेंज हो गई, लेकिन हाँ एक चीज हो, ये जो हमने DIV बनाया ना इसका कलर भी तो व्हाइट रखना है ना हमको, तो इसको हम इसका जो BG है वो हम व्हाइट रख लेते हैं, WHITE व्हाइट। सेव करते हैं यहाँ पर, और ये देखो अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, स्लेट ज्यादा हो रखा है, इसको 100 करके देखिए एक बार। सेव करते हैं, और मेरे को डबल सेव करना पड़ रहा है, 2 बार सेव का बटन दबा रहा हूँ ना, जब जो हमारा लाइव सर्वर है वो काम कर रहा है। कोई बात नहीं, शायद आपके में अच्छे से काम करे। ये देखो यहाँ पे हमारा जो काम है वो हो रहा है अच्छे तरीके से, मस्त। अब आपको दिख रहा होगा, अब ये देख रहे होगे कि वहां पे जो कॉर्नर्स है ना वे राउंडेड है, ये जो कॉर्नर है राउंडेड है ना, और यहाँ पर हमारे कॉर्नर है बिल्कुल नुकीले हैं। अगर आप इनको छूओगे ना आपको खून आ जाएगा, इतने नुकीले हो रखे हैं ये, तो इनको राउंडेड बनाते हैं थोड़ा सा। तो राउंडेड बनाने के लिए यहाँ पर आप लिखो राउंडेड, सिंपल सी बात, आपको सिंपल लिखना है राउंडेड, है ना। राउंडेड में आप क्या करते हो, MD रख के देखें, MD में कैसे हो रहे, थोड़े से ये कर्व मतलब कि राउंडेड हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे LG लिखोगे तो यहाँ पे सेव करोगे तो देखो ये हमारा चिटचैट कार्ड तैयार है। यही काम अगर आप अपनी CSS बना के करते तो आपको कितना टाइम लग जाता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता आपको, है ना। यहीं पर हमने सिर्फ इतने से कोड में इतनी जल्दी ये पूरा का पूरा सेटअप कर लिया है। देखो सिखाते वक्त बताते वक्त थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कभी आप सोचो कि कितनी देर में ये बनाया पूरा, और आपको बता नहीं पड़ रहा है सब कुछ, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, तो इसमें टाइम लगता है। अगर आपको पता है कि क्या बनाना है आपको कंप्लीट, तो आप बहुत जल्दी उसको बना के तैयार कर सकते हो, बहुत जल्दी बना के तैयार कर सकते हो। देखो ये हमारा जो चिटचैट का जो कंपोनेंट है कितनी जल्दी हमने ये तैयार कर लिया है। देखो यहाँ पे हमने यूटिलिटी फर्स्ट जो था ये बना लिया है। अब एक काम करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और ये एक और टास्क है। देखो ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ,
ये तो मैं आपके साथ मैं अभी बनवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप बना के देखो, आप एक बार खुद ये बना के देखो कि आप बना पाओगे। एक बार आप खुद बना के देखो, वीडियो को पॉज करो, एक बार बना के देखो, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ देखने की नहीं है, ये है आपको देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। और अभी ये कार्ड मैं आपको बनवाने जा रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और ये देखो कि आप बना पा रहे हो या नहीं। अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पा रहे तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मेरे को ये फोटो उठानी है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा और ये देखो इमेज, ये दिख रही है आपको इमेज, ये इमेज मैं उठाने वाला हूँ यहाँ से। तो इसका जो सोर्स है वो मेरे को चाहिए, ये है इसका सोर्स, जो भी ये सोर्स आपको दिख रहा है। राइट क्लिक करेंगे और कॉपी, और यहाँ पर मैं कॉपी एलिमेंट करने वाला था, लेकिन यहाँ पर मेरे को ये जो सोर्स है मेरे को ये उठाना है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये सोर्स हमारे पास आ चुका है। अब मैं जाऊंगा और ये जो DIV अपना, इसके नीचे मैं इसको एक और बना दूंगा। देखो शिफ्ट ऑल्ट दबाओ, विंडो में अगर हो शिफ्ट ऑल्ट दबाओ और डाउन एरो दबा दो, एक और DIV बनके तैयार हो जाएगा। पहले वाला DIV है, इसके नीचे हम मार्जिन दे देंगे, थोड़ी सी मार्जिन बॉटम में मैं मान लो 6 मार्जिन का दे देता हूँ बॉटम, तो एक और हमारा नीचे तैयार हो चुका है ना। इसके अंदर हम जैसे ये इमेज, ये SVG था हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि SVG की अभी हमें जरूरत नहीं है। अभी मैं जो इमेज लेके आया हूँ वो यूज करेंगे। IMG टैग लगाएंगे और सोर्स के अंदर मैं अपने जो वो लिंक है वो वहां से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी फोटो आ गई है और जो ये हमारा डिजाइन है सारा का सारा बिगड़ गया है ना। तो इस फोटो को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास देंगे, क्या देंगे, क्लास देंगे, ठीक है। और क्लास हम क्या देंगे, एक तो हम उसको कंप्लीटली ना सर्कल में कन्वर्ट करेंगे, गोल बनाएंगे, तो उसके लिए हम राउंडेड का यूज करेंगे। और राउंडेड में एक ऑप्शन हमारे पास राउंडेड फुल, मतलब कि कंप्लीट इसको गोल बना देगा। देखो मैं सेव करता हूँ, देखो कंप्लीट हमारे पास ये सर्कल में फोटो आ चुकी है। अब इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, तो इसकी विड्थ और हाइट हम थोड़ी सी सेटअप करेंगे। यहाँ पर मान लो मेरे को विड्थ 9 रखनी है, सेव करता हूँ, देखो 9 ठीक है, ज्यादा कम हो चुकी है 9। यहाँ पर मैं मान लो इसका सेटअप करता हूँ, मान लो 4REM, सेव करता हूँ, तो देखो 4REM मेरे को सही लग रहा है, ये मेरे को यहाँ पे सही लग रहा है 4REM, ठीक है। और नहीं तो आप इसको 5REM करके देख लो, जो आपका सेटअप सही लगे ना, जो आपको अपने हिसाब से सही लगे वो आप यहाँ पर सेटअप करके देख लो, ठीक है, लिख के देख लो वगैरह वगैरह। एक सेकंड, ये DIV खुल गया और सेव करता हूँ मैं इस फाइल को, और पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो काफी बड़ी इमेज है ये, और हमारे वाले में भी काफी बड़ी हो चुकी है ये, है ना। 5 की जगह हम यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आप लगाओगे तो वहाँ पर आप कस्टम फील्ड्स दे सकते हो, यहाँ पर आप परसेंटेज में दे लो, पिक्सल में दे लो, किसी भी यूनिट में चाहो आप यहाँ पे जो वैल्यू दोगे वो ऑटोमेटिकली विड्थ पे लग जाएगी। जो वैल्यू आप इसके अंदर दोगे वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर वो आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब इसके जो मार्जिन राइट देंगे हम, थोड़ा सा राइट में इसके गैप बनाएंगे, IMR देंगे, मार्जिन राइट में हम 5 का देते हैं, मान लो 5 का हमने दे दिया। अब यहाँ पर 2 चीज थी, पुराने वाले में हमारे पास 2 चीज थी, है ना। अब हम यहाँ पे 3 चीज रखने वाले हैं, 2 चीज तो है और एक बटन भी हमारे साथ, क्या है, एक बटन। तो इसी DIV के अंदर हम एक सिंपल सा बटन भी बना लेते हैं, बटन बनाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे हम MESSAGE, मैसेज, ठीक है, मैसेज। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इधर चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, सेव करेंगे, देखो उसका नाम आ गया। अब यहाँ पे है प्रोडक्ट इंजीनियर, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ये आ चुके हैं यहाँ पर प्रोडक्ट इंजीनियर, एरिन लिनफोर्ड, और मैसेज का एक बटन आ चुका है। अब इस बटन को ना अच्छे से मॉडिफाई करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही बना के देखेंगे कि कैसे हम इसको फटाफट से इस टाइप का बनाए। इसके अंदर आप देख पा रहे हो जो इसका फॉन्ट है ना, ये दोनों के दोनों बोल्ड लग रहे हैं, दोनों के दोनों क्या लग रहे हैं, थोड़ा सा इनका जो वेट है ना फॉन्ट का वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इन दोनों को सेमी बोल्ड करके देखते हैं, सेमी बोल्ड, है ना, सेव करता हूँ, और तो देखो सेमी बोल्ड हो चुका है। और सेम टू सेम मेरे को सेमी बोल्ड ये भी करना है, फॉन्ट सेमी बोल्ड, सेव करते हैं, और ये भी जो है हमारा सेमी बोल्ड हो चुका है। अब इसको ना, इस वाले को थोड़ा सा ग्रेस करते हैं, टेक्स्ट को ग्रे कर देंगे, टेक्स्ट ग्रे, और ग्रे में हम 300 रख के देखें, नहीं 400 रख देते हैं, 400 ठीक रहेगा, सेव 400 में, हाँ ये ओके है। अब मैसेज के बटन को हम यहाँ पे स्टाइल देते हैं, अच्छा सा क्लास देंगे पहले यहाँ पर, और राउंडेड देंगे, राउंडेड 2XL ले दूं या 3XL दूं, चलो एक काम करते हैं अभी 2XL देके देखते हैं। राउंडेड हमने कर दिया इसको, अब राउंडेड हमको दिख नहीं रहा क्योंकि हमने इसका बॉर्डर नहीं दे रखा, तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर दे लेते हैं, बॉर्डर लिखेंगे, तो देखो इसके सामने बॉर्डर आ चुका है, ठीक है, ये बॉर्डर आ चुका है। अब ये बॉर्डर के साथ हम यहाँ पे इसके अंदर ना थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, पैडिंग 4 की देते हैं, मान लो, और 4 की तो ज्यादा हो गई, 2 की देके देखें, 2 की भी ज्यादा है, 1 की तो ठीक है, लेकिन पैडिंग X एक्सेस में हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे 3 करता हूँ मैं, एक सेकंड, पैडिंग X एक्सेस में 3 सेव करता हूँ। देखो अब ये मैसेज का बटन काफी सही दिख रहा है मेरे को इस जैसा, लेकिन यहाँ पे जो है पैडिंग और भी ज्यादा है, पैडिंग मैं X एक्सेस में 4 डाल के देखता हूँ, अब काफी है। अब जो इसका टेक्स्ट है वो हमें पर्पल करना है, टेक्स्ट जो है वो पर्पल करना है, पर्पल मान लो 400, नहीं 400 तो ज्यादा करना पड़ेगा, 400 से यहाँ पर 600 करके देखें, हाँ ठीक है, और इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं हम, फॉन्ट सेमी बोल्ड। देखो जैसे जैसे मैं क्लासेस यूज कर रहा हूँ आपको पता चलता जाना चाहिए कि किस किस टाइप से टेलविंड के अंदर आप क्लासेस यूज कर सकते हो, है कि नहीं, यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए। और ये जो फ्लैक्स है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ये
इनके अंदर आप गैप भी दे सकते हो। देखो कैसे, इनको ना मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास फ्लैक्स, और फ्लैक्स के साथ में इसको फ्लैक्स कॉल करूंगा। कॉल मतलब कॉलम, कॉलम में सेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो फ्लैक्स कॉल बन चुका अभी ये। और अब मैं यहाँ पर इनके अंदर गैप भी दे सकता हूँ। मान लो मैं दूंगा गैप 2, तो इन तीनों के बीच में 2 का गैप आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस पे होवर करोगे तो 0.5 REM का गैप यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ, 1 का भी दे सकता हूँ। सेव करता हूँ, देखो 1 का गैप आ चुका है। तो इस टाइप से आप अपना ये सेटअप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 का गैप देना ज्यादा प्रेफर करूंगा। सेव करता हूँ तो 2 का गैप यहाँ पे आ चुका है। अब मैसेज का बटन है, मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बटन बन के तैयार है हमारा। जैसा हमको बनाना था वैसा बटन हमारा बन चुका है। यहाँ पर जो हमारा कार्ड था वो भी तैयार है। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। सेकंड चैप्टर आएगा हमारा स्टेट्स, होवर, फोकस, इसके बारे में। तो सेकंड चैप्टर में हम बात करेंगे स्टेट्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो होवर, फोकस एंड अदर स्टेट्स, है ना। इस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स दिखेंगी। जितने भी हमारी होवरिंग चीजें हैं, आफ्टर है, सूडो क्लासेस हैं, एक्टिव है, फोकस है, जितनी भी ये चीजें होती है ना, ये सारी हमारी स्टेट्स में होती है। कितनी होती है? होवर, फोकस, एक्टिव, जितनी भी चीजें हैं ये हमारी सूडो क्लासेस हैं, और ये जो है स्टेट्स होती है एक तरीके से, ठीक है, जो हम चेंज कर सकते हैं लाइव। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस पे होवर करता हूँ अपने माउस को तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जैसे ही मैं होवर करूँ, जो बटन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल हो जाए, वो पर्पल हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा होवर। होवर के बाद आपको कोलन लगाना है, कोलन के बाद आपको लिखना है BG पर्पल, और मान लो 600 मेरे को करना है। सेव करूंगा 600। अब जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा ना, देखो एक सेकंड मेरे को दोबारा सेव करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ ना, इसका जो कलर है वो कैसा हो रहा है, पर्पल हो जा रहा है ना। अब मेरे को होवर करने पर मैसेज जो लिखा हो इसके अंदर टेक्स्ट, उसका कलर व्हाइट करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे होवर। जितनी बार भी आपको होवर के अंदर कुछ करवाना हो तो आपको बार बार होवर लिखना पड़ेगा। हाँ ये चीज तो है, इसके अंदर लिखना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट को हम व्हाइट कर देंगे। क्या कर देंगे, व्हाइट। अब मैं जैसे इसको होवर कर रहा हूँ तो देखो जो लिखा हुआ है वो व्हाइट हो जा रहा है, और जब मैं होवर कर रहा हूँ तो पर्पल हो जा रहा है। देखो ऐसे आप स्टेट भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको फोकस करना है तो आप फोकस पे भी कर सकते हो, फोकस, और फोकस पे जो आपको लगाना है वो आप सेटअप कर सकते हो। तो आप ऐसे थीम भी सेटअप कर सकते हो, जैसे कि डार्क लगा दिया, तो जो भी कलर थीम अभी लाइव होगी उसके अकॉर्डिंगली जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर डार्क लगा के अगर आप टेक्स्ट वगैरह सेटअप करोगे, टेक्स्ट डार्क में आपको मान लो ब्लू करना है, टेक्स्ट ब्लू, और यहाँ पे सेव करते हैं तो टेक्स्ट जो है डार्क मोड में जब भी आप होगे तो टेक्स्ट ब्लू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो डार्क मोड कैसे, वो आप देख लेना, जब जो आपकी कंप्यूटर की थीम होगी ना उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये चीज आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, तसल्ली से बैठ के टेलीविजन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और ये चीज आप देखो। जब आपको अगर रिस्पॉन्सिव बनानी है वेबसाइट, मान लो ये जो कार्ड है ये मेरे को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो किस टाइप से आप रिस्पॉन्सिव इसको बनाओगे, है ना, वो सभी मैं इसमें आपको अभी बताऊंगा। ये जो हमारा नया चैप्टर है ये है रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर, और इसमें मैं रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो फटाफट चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर, और डॉक्यूमेंटेशन में अगला हमारा आ जाता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जो हमारी टेलविंड है वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। पहली बात तो ये टेलविंड जो है रिस्पॉन्सिव है ऑलरेडी, ठीक है। और यूजिंग रिस्पॉन्सिव यूटिलिटी वेरिएंट्स टू बिल्ड एडेप्टिव यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एक चीज का आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, वर्किंग मोबाइल फर्स्ट बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो है टेलविंड जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जो भी आप टेलविंड की यहाँ पे क्लासेस लगाते हो ना, वे ऑटोमेटिकली फोन के लिए लगती हैं, फोन के लिए, समझ रहे हो, मोबाइल के लिए लगती हैं। टेलविंड बाय डिफॉल्ट मोबाइल के लिए डिजाइन करती है आपकी वेबसाइट को। जैसे जो मैंने ये चीजें बनाई है यहाँ पर, ये लगाई है, ये मोबाइल के लिए डिजाइन हुई है ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको देखो छोटा करूं तो मोबाइल का साइज इतना आप मान के चलो, तो देखो ये ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिए डिजाइन हुई है। अगर मैं चाहूं कि ये जो मैसेज है इसका जो होवर करने पर जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाए, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, रिस्पॉन्सिवनेस अभी मैं यहाँ पे आपको सेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिवनेस के यहाँ पे 4-5 चीजें हैं। ये SM बाय डिफॉल्ट SM है, जो भी आप चीजें यहाँ पे अलाउ करोगे, जो भी आप चीजें यहाँ पे लगाओगे वे ऑटोमेटिकली SM के लिए लगेंगी, ठीक है। SM के लिए मतलब कि स्मॉल स्क्रीन के लिए लगेंगी। फिर है मीडियम साइज स्क्रीन, फिर है लार्ज, फिर है एक्सेल, फिर है डबल एक्सेल। डबल एक्सेल आपकी हो जाती है जैसे कि जो हैवी बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है उनके लिए, और एक्सेल आपकी हो जाती है यहाँ पर जैसे टैब वगैरह है, नॉर्मल डेस्कटॉप है हमारे उनके लिए। LG हो जाती है हमारी टैब के लिए, जो बड़े टैब्स होते हैं लैपटॉप है उनके लिए भी LG है। मीडियम आपकी टोटली टैब के लिए, या फिर जो बड़ी साइज के फोन्स आते हैं उनके लिए, और स्मॉल है फोन्स, जो भी आपके पास फोन हो, या फिर आपके पास जियो का ही वो छोटा सा फोन आता है ना, उसके अंदर भी आप वेब खोल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चाहो तो अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो टेलविंड के थ्रू बहुत इजीली। अब देखो टेलविंड के थ्रू रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको वे जो क्या कहते हैं उनको मीडिया क्वेरी से आप बचे रहोगे और बहुत इजीली सेटअप कर पाओगे इन चीजों का।
देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे काफी सारी चीजें आपने देखी, जैसे कि एक देखा आपने SM, एक था SM, एक था MD और एक था LG, एक था XL और एक था XXL। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने MD पे कुछ लगा दिया, बाय डिफॉल्ट जो आपने चीजें लगा रखी हैं वे SM पे होंगी, ठीक है, वे स्मॉल स्क्रीन के लिए होंगी। अगर आपने MD या लार्ज XL या 2XL की चीजें नहीं दी तो जो स्मॉल स्क्रीन पे होगी वही बड़ी स्क्रीन पे भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आपने MD पे लगा दिया, SM पे तो मान लो आपने जो बाय डिफॉल्ट आपने कलर दे रखा था, मान लो ब्लैक दे रखा था, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अगर आपने MD पे जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू दे दिया, क्या दे दिया, ब्लू, तो ऑटोमेटिकली LG पे, XL पे, 2XL पे ब्लू हो जाएगा। और अगर आपने LG पे दे दिया येलो, अगर आपने येलो दे दिया LG पे तो XL और 2XL पे येलो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर आपने XL पे रेड दे दिया, क्या दे दिया, रेड, तो 2XL पे भी रेड हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, जो भी आप चीज दोगी, जैसे आपने MD के लिए कुछ आपने चीज लिखी है तो उससे बड़ी जितनी भी स्क्रीन होगी ना, सारी उन पे अप्लाई होगी, सारी वो उन पे अप्लाई होगी। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ना आपको पिक्सल दे रखे हैं मिनिमम विड्थ। जो SM है, SM की जो जितनी भी क्लासेस हैं वे जब अप्लाई होंगी, जब आपकी जो मिनिमम विड्थ है वो इतनी हो, तो इसमें जब आप ये 768 जो पिक्सल यहाँ पे है, जो आप मीडियम लगाते हो ना, तो मीडियम का मतलब है 768 पिक्सल से अबो जितनी भी स्क्रीन होगी जो हमने मीडियम पे डिजाइन लगाया है ना, वो सब पे लग जाएगा। इससे ज्यादा जितनी भी स्क्रीन होगी वो सब पे लग जाएगा, ठीक है। LG पे अगर आपने लगाया तो 1024 पिक्सल से ज्यादा बड़ी जो भी स्क्रीन होगी ना, उन सब पे वो लग जाएगा। और लगाना कैसे है, देखो MD लगाया, जैसे आप स्टेट को यूज करते हैं ना, होवर वगैरह, ऐसी ही है, MD लगाया और कोलन लगा दो, उसके बाद आप जो भी स्टाइल दोगे वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जब मैं होवर करता हूँ इसको यहाँ पर, तो ये क्या है, एक तरीके से अभी हमने स्मॉल कर रखी है, अपनी जो ब्राउजर की विंडो है वो स्मॉल कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ MD और MD में अगर मैं होवर करूँ इस बटन को, ठीक है, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चाहता हूँ कि ब्लू हो जाए, ब्लू 500 सेव करता हूँ। और अब मैं इसको होवर करूंगा तो अभी क्या है, ये अभी पर्पल है, लेकिन अगर मैं इसके साइज को बढ़ाऊं, ठीक है, और अब मैं अगर इसको होवर करूँ तो देखो, अब देखो फर्क है ना, ब्लू हो रहा है। और ये कब ब्लू शुरू हो रहा है, देखो अगर मैं इसको इतना करता हूँ तो अभी पर्पल है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो पर्पल है, और यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ तो यहाँ देखो, यहाँ ब्लू स्टार्ट हो चुका है ना, तो यहाँ पर हमारा ब्लू जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं चाहूँ कि भाई LG पे सेम टू सेम LG जो हमारी स्क्रीन है, LG पे हमारा होवर जो है BG रेड हो जाए, क्या हो जाए, रेड 500 मान लो, रेड 500, देखो अब ब्लू हो रहा है। अब जितनी बड़ी स्क्रीन थी सबके लिए ब्लू होता अगर मैं LG पे नहीं लगा, तो अब जैसे ही हम LG पे पहुंचेंगे, ये LG है, देखो यहाँ पर LG आ चुका आपका है ना, तो यहाँ पर देखो ये रेड होना शुरू हो चुका है। अब जितनी भी आगे है ना, ये आगे जितना भी मैं आगे इसको लेके जाऊंगा ये रेड ही रहेगा, ये रेड ही रहेगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। ऐसे आप अपनी जो है रिस्पॉन्सिवनेस सेट कर सकते हो, जो भी आपको स्टाइलिंग सेट करनी है ना वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर राउंडेड नहीं है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई LG में ये राउंडेड से हटके ये सिंपल क्या बन जाए, राउंडेडनेस इसकी 0 हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम LG में जो राउंडेडनेस है इसकी राउंडेड नन कर देते हैं ना, राउंडेड नन, सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं LG में जाऊंगा, ये जो बटन है ना अपना, ये राउंडेड से नल हो जाएगा, राउंडेड नहीं रहेगा फिर ये। जैसे ही मैं LG के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे देखो अभी मैं LG में आया नहीं हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, और देखो ये आप देख रहे हो इस पोर्शन पे जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे देखो राउंडेड है। अब देखो राउंडेड से हटके चकोर बन चुका है, ये पूरा बॉक्स बन चुका है। और जैसे ही मैं LG के अंडर में नीचे आऊंगा ये राउंडेड हो चुका है, ठीक है। अभी इसका मतलब है LG का मतलब है 1024। जैसे ही मैं 1024 के ऊपर जाऊंगा तो जो LG पे हमने स्टाइल लगा रखा था ना वो अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसे नीचे आऊंगा तो MD वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मैं MD से नीचे आऊंगा तो SM वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है टेलविड की इस तरीके से काम करती है। जो भी आप बाय डिफॉल्ट लिखते हो वो मोबाइल फ्रेंडली होता है, मोबाइल के हिसाब से परफेक्ट होता है। बाकी आपको रिस्पॉन्सिवनेस टैब के लिए, डेस्कटॉप के लिए ये आपको सेट करनी पड़ती है, ये आपको खुद से सेट करनी पड़ती है। तो रिस्पॉन्सिवनेस आपको कैसे सेट करनी है ये आपको पता चलेगा। आपको स्टेट मैनेजमेंट आ गई, इसके अंदर कैसे आप होवर वगैरह, डार्क मोड वगैरह, फोकस वगैरह सेटअप करोगे ये आपको आ गए। सूडो क्लासेस कैसे लगाओगे वो भी मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आप कुछ भी दिक्कत हो ना, आप जाओ यहाँ पर सर्च करो। मान लो अगर आपको आफ्टर लगाना है तो यहाँ पे लिख दो आफ्टर, सूडो क्लास है ना, ये बिफोर आफ्टर, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जाओगे तो आफ्टर कैसे लगेगा, देखो ऐसे लगेगा आफ्टर, ऐसे लगेगा आफ्टर, ऐसे ही लगेगा बिफोर, है ना। तो देखो मैं आपको आफ्टर लगा के दिखा देता हूँ। ये जो नाम है यहाँ पर लिनफोर्ड आपको नाम दिख रहा होगा, इसके सामने मेरे को मान लो एक स्टार लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद मैं कंटेंट देना चाहता हूँ, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट्स, उसके बाद हाइफन लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ, और मान लो मैं कंटेंट देना चाहता हूँ स्टार, है ना, हम यहाँ पे स्टार देंगे, सेव करेंगे। और यहाँ पे आया नहीं, देखो यहाँ पे कंटेंट्स नहीं लिखना, मेरे को कंटेंट लिखना, सेव करूंगा, देखो यहाँ पे आफ्टर स्टार आ गया, ठीक है। आफ्टर मतलब कि इस नाम के बाद जो ये एलिमेंट है इसके बाद हमको कुछ लगाना है तो वो है आफ्टर, ठीक है। अगर बिफोर पहले भी मेरे को ये लगाना है तो मैं यहाँ पे बिफोर भी लिख सकता हूँ, BEFORE बिफोर, उसके बाद कंटेंट, और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊं और यहाँ पर मान लो मेरे को परसेंटेज का
का साइन देना, सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे परसेंटेज आ चुका है ना परसेंटेज। तो इस तरीके से आप आफ्टर बिफोर भी यूज कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और सर्च करो, उससे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा, कोई भी उससे अच्छा आपको नहीं बता पाएगा डॉक्यूमेंटेशन के अलावा। एक काम करते हैं यहाँ पर डार्क मोड पे चलते हैं, हम डार्क मोड सिखाते हैं आपको, नया चैप्टर डार्क मोड और लाइट मोड। बाय डिफॉल्ट जब भी आप डिजाइन करोगे तो टेलविंड जो है आपका बाय डिफॉल्ट लाइट मोड के लिए काम करेगा, ठीक है। डार्क मोड के लिए आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा, जैसे अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बड़ी स्क्रीन के लिए स्पेशल लिखना पड़ता है ना, MG LG जो भी है, ऐसे ही डार्क मोड के लिए भी, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डार्क मोड के लिए भी आपको स्पेशल लिखना पड़ेगा। देखो बैकग्राउंड व्हाइट है लाइट मोड में, और जैसे ही डार्क मोड करोगे बैकग्राउंड जो है स्लेट हो जाएगा। और अगर आपको डार्क मोड टूगल करना है, मतलब चेंज करना है कि डार्क मोड करना है, लाइट मोड करना है, जो भी करना है, अगर आपको चेंज करना है तो आप वहां पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे करना, देखो जो हमारी tailwind.config है उसके अंदर हमें ये लाइन पेस्ट करनी है, जस्ट इसको कॉपी करो। और एक काम करते हैं, कॉपी नहीं करते, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। टेलविंड में जाओ और ये एक्सपोर्ट्स है ना, इसके अंदर जाओ, यहाँ पे लिखो डार्क मोड। क्या लिखोगे, डार्क मोड, उसके बाद कॉलन लगाओ, उसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट जो आपका मन करे वो लगा दो, और यहाँ पे आपको लिखना है SELECTOR सेलेक्टर लिख दो। अब देखो, अब इस सेलेक्टर का मतलब क्या है, अब ये जो आपका जो डार्क मोड और लाइट मोड है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जावास्क्रिप्ट से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि अब आपको डार्क मोड करना है या लाइट मोड करना है। अगर ये देखो मैंने इसके अंदर सेट कर रखा है कि डार्क मोड जब भी हो ये ब्लू कलर का हो जाए, इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का हो जाए। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डार्क क्लास लगाऊंगा, यहाँ पे डार्क सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये ब्लू कलर का हो गया। देखो जो टेक्स्ट है ये ब्लू कलर का हो चुका है। और जैसे ही मैं डार्क हटाऊंगा यहाँ से तो ये वापिस से पर्पल कलर का हो जाएगा। देखो मैं इसको हटाता हूँ, सेव करता हूँ, देखो ये पर्पल कलर का हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप खुद से भी डार्क और लाइट मोड का सेटअप कर सकते हो। और इसका जो कस्टम मान लो आपको स्विच बनाना है डार्क मोड लाइट मोड, तो आप जावास्क्रिप्ट से इंप्लीमेंट कर दो कि जब आप उसको ऑन करो तो जितनी भी एलिमेंट्स है सब पे डार्क मोड आ जाए, सब पे क्या आ जाए लिखा हुआ, डार्क लिखा हुआ आ जाए। और बाकी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो जो भी आप चाहो। तो डार्क मोड हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रीयूजिंग स्टाइल। देखो रीयूजिंग स्टाइल में इन्होंने अलग अलग चीजें बता रखी है कि भी मल्टी कर्सर वगैरह का यूज करो। मैं आपको ना एक ट्रिक बताने वाला हूँ रीयूजिंग स्टाइल के बारे में। मान लो मेरे को ना ये कंपोनेंट है, ये यहाँ पर कंपोनेंट है एक, ये जो बटन है यहाँ पर, ये मेरे को बहुत सारे बटन रखने हैं ना। तो एक काम करेंगे, ये सारी क्लासेस हमें सब बटन पे रखनी पड़ेगी। मान लो ये मेरे पास 4-5 बटन है, ठीक है। अभी अगर मेरे को एक बटन चेंज करना है तो मेरे को सब की क्लासेस जो है चेंज करनी पड़ेगी, इन सारे बटन की चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको जाना है इनपुट CSS के अंदर और यहाँ पे एक अपनी खुद की क्लास बना लो, जैसे कि कस्टम बटन्स नाम की आपने अपनी खुद की क्लास बना ली। उसके बाद आपको लिखना है @apply। आप लिखोगे @apply और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और इसको कॉपी कर लो। जितनी भी आपने यहाँ पे क्लास लगाई है ना उसको यहाँ से कट कर लो, कॉपी कर लो, जो आपकी मर्जी कर लो, कॉपी करो और इसके बाद स्पेस देके पेस्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। और सेव कर दो, पेस्ट करके यहाँ पर सेव कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं हटा देता हूँ यहाँ से इसको। इसकी क्लास के अंदर आपको अपनी यहाँ पे कस्टम क्लास रखनी है। यहाँ पे आपने जो कस्टम बटन नाम से क्लास बनाई है ना, इसके अंदर ये जो आपने कस्टम बटन के नाम से यहाँ पर क्लास बनाई है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। सेव करते हैं। यहाँ पर देखो अभी भी डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है और जितने भी बटन्स आप बनाओगे यहाँ पर वो डिजाइन हमारे सब पे आएगा। अब ये कैसे काम कर, देखो यहाँ पे मैंने क्लास दी बटन के ऊपर कस्टम बटन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जितनी CSS रख रखी थी ना वो मैंने अलग से सेव करके रख ली है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कस्टम बटन्स नाम की क्लास दी और जिस पे मैं ये कस्टम बटन्स की क्लास दूंगा उस पे वो सारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा अपने आप। कैसे, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, कस्टम बटन्स नाम की अपनी जो भी नाम की आप क्लास बनाना चाहो वो लगाओ। उसके बाद आपको लिखना है @apply। अप्लाई लिखने के बाद जितनी क्लासेस आपने लगाई थी वो सारी यहाँ पे पेस्ट कर दो। सिंपल है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दी। उसके बाद आप कस्टम बटन से इन पूरी की पूरी क्लासेस को एक बार में जहां चाहो वहां लगा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। और अगर आप यहाँ पे जाओगे रीयूजिंग स्टाइल के अंदर, यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे जब जाओगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा कहीं पे @apply वाला सिस्टम। देखो ये रहा, एक्सट्रैक्टिंग क्लासेस विद @apply। यहाँ पर आपको ये अप्लाई वाला सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ से भी आप सीख सकते हो कि कैसे आपको इस चीज को यूज करना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, आपको यहाँ पे कहीं पे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे फिर आते हैं कस्टम स्टाइल पे। अगर आपको कस्टम फोन्ट्स लगाने हैं, कस्टम कुछ भी अगर लगाना है, देखो यहाँ पे 2 तरीके से फोंट लगा सकते हो आप। एक तो ऑनलाइन अगर आपके पास फोंट अवेलेबल है, या फिर फोंट की फाइल अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप कैसे लगाओगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना नया टैब खोलते हैं और फोंट्स डाउनलोड करते हैं। फोंट्स डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे द फोंट वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी अच्छे से एक फोंट डाउनलोड कर लेते हैं। ये है कॉफी नॉर्मल, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो चुका है। इसको साइड में लगाएंगे और ये जो कॉफी नॉर्मल वाली जिप है इसको यहाँ पे लेके आएंगे। राइट क्लिक करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करना था
एक काम करते हैं, राइट क्लिक ओपन विद, यहाँ पे ना रिवील इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। इसको यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। ठीक है, ये जो 2 फ़ॉन्ट है हमारे, ये मैं कॉपी करूंगा और डिस्ट के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा एसेट्स नाम से, ASSETS एसेट्स। और इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे फ़ॉन्ट्स नाम से, और इसके अंदर डाल दिए यहाँ पर। देखो मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। लिस्ट के अंदर एसेट्स, एसेट्स के अंदर फ़ॉन्ट्स, और फ़ॉन्ट्स के अंदर ये दोनों फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। अब इनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है इनपुट CSS के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना है @layer, उसके बाद लिखना बेस। बेस का मतलब है बेस लेयर पे अप्लाई हो जाए, सब जगह ये अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है @font फेस। ठीक है, फ़ॉन्ट फेस लेने के बाद जैसे आप टैप दबाओगे तो ये 2 चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और यहाँ पे आपको लिखना है फ़ॉन्ट का नाम, जो भी आप नाम देना चाहो। मान लो मैं इसका नाम देना चाहूँगा कॉफ़ी, है ना, COFFEE, ये मैंने कॉफ़ी नाम दे दिया इसका। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको पाथ देना, पूरा का पूरा पाथ जहाँ पे वो है फ़ॉन्ट। तो आपको फ़ॉन्ट का पाथ निकालना अगर आपको, तो सिंपल सी बात है, इस पर राइट क्लिक करो और कॉपी रिलेटिव पाथ पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पाथ जो है कॉपी हो जाएगा। ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। इससे पहले आपको यहाँ पे डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट डायरेक्टरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हो ये जो स्लैश है ये थोड़े से बैक स्लैश आ रखे हैं, क्योंकि विंडो में जब आप इसको यूज़ करते हो तो विंडो में जो डायरेक्टरी सिस्टम होता है वो बैक स्लैश से होता है। पर जब आप जैसे HTML वगैरह में प्रोग्रामिंग करते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा स्लैश यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा स्लैश के अंदर। तो इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप डबल कोट्स लगाओगे जैसे, तो आप लिखो डॉट स्लैश, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट स्लैश। पहले आप सोर्स फोल्डर में हो, इससे बाहर आओ। इससे बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, डिस्ट फोल्डर पे हो, सिलेक्ट करो, टैब दबा दो। उसके बाद एसेट्स को सिलेक्ट करो, टैब दबा दो। फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करो, टैब दबा दो। कौन सा फ़ॉन्ट लेना है, टैब दबा दो। ठीक है, ये हमने टैब दबाते चले गए और हमारा पूरा का पूरा फ़ॉन्ट का एड्रेस हमारे पास यहाँ सेट हो गया है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और सिंपल स्लैश रखते हैं। बैक स्लैश आपको यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा बैक स्लैश यूज़ मत करना। ठीक है, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट आए हैं, यहाँ पर देखो आपको दिख रहे होंगे 2 फ़ॉन्ट आए मेरे पास, एक OTF और एक TTF, है ना। तो मान लो कभी कभी होता है कि किसी वेबसाइट में OTF सपोर्ट नहीं है, वेबसाइट मतलब किसी ब्राउजर में OTF सपोर्ट नहीं है, तो आप TTF को यूज़ कर लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे और इस सेम URL को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे OT की जगह मैं TTF कर दूंगा। ठीक है, सेव करेंगे। अब हमारी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो तैयार हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, कॉन्फ़िग में जाना है, टेलविंड कॉन्फ़िग में। अब यहाँ पर देखो टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे लिखना आपको सिंपल फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, और जो थीम है इसके अंदर आपको लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली, FAMILY। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली लिखने के बाद यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और एंटर कर दो। यहाँ पे आप नाम रखो जो भी, जैसे मैंने कॉफ़ी नाम का रखना है तो कॉफ़ी आप लिख सकते हो, COFFEE। ठीक है, कॉफ़ी लिख दो, या छोटे अक्षरों में कॉफ़ी लिख दो, या फिर डबल कोट्स लगा के भी आप, या फिर सिंगल कोट्स लगा के भी आप ऐसे तो अपना फ़ॉन्ट का नाम लिख सकते हो। उसकी वैल्यू देनी है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक कॉलन लगाना है, और उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आपको देना अपना फ़ॉन्ट का नाम। ठीक है, तो फ़ॉन्ट का नाम क्या था, ये था। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोमा लगाओ, एक और का नाम दे दो यहाँ पे, जैसे मैं सेंस सेरिफ दे देता हूँ, ताकि अगर बाई चांस ये कॉफ़ी फ़ॉन्ट ना भी काम करे किसी पे, तो ये तो सब पे करेगा ही ना। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे सेंस सेरिफ दे दिया है। अब मैं चाहूँ किसी पर भी कॉफ़ी फ़ॉन्ट लगा सकता हूँ, किसी पर भी कॉफ़ी फ़ॉन्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, कैसे लगाऊंगा, देखो जो ये नाम है ना इस पर लगाते हैं। इस पर कैसे लगाऊंगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट, और ये देखो कॉफ़ी आ गया है, दिखा ये कॉफ़ी। इस पर मैं क्लिक करूंगा, सेव करूंगा, और ये देखो कॉफ़ी अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ ये एक बार देखते हैं। तो जैसे ही मैंने 2-4 बार रिफ्रेश करा ना इसको कंट्रोल सेव करके, ये ऑटोमेटिकली देखो कॉफ़ी फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ऐसे आपको अपने जो कस्टम फ़ॉन्ट से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन फ़ॉन्ट है ना, तो भी आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जैसे गूगल फ़ॉन्ट्स है, जैसे अगर मैं जाऊँ गूगल फ़ॉन्ट्स, तो यहाँ पर आपको एक फ़ॉन्ट मिल जाएगा, जैसे कि पॉपिंस है, रोबोटो है, इनमें से आप कोई सा भी फ़ॉन्ट जो है उठा सकते हो। मान लो मेरे को पॉपिंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे पॉपिंस लिखता हूँ, पॉपिंस एंटर करते हैं तो पॉपिंस फ़ॉन्ट हमारे पास आ चुका है। इसको क्या करेंगे हम, इसको बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा सा, और मान लो मेरे को ये वाला फ़ॉन्ट जो है रेगुलर वाला ये चाहिए। यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, एक सेकंड, गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ पे पॉपिंस का थीम रेगुलर चाहिए मेरे को, है ना। इंपोर्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मेरे को अभी ना सिर्फ और सिर्फ रेगुलर चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ना चेंज स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, रेगुलर लेना मेरे को। ठीक है, तो मैं ये जो है यहाँ से कॉपी कर लूंगा। जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ना, ये पूरी की पूरी इंपोर्ट स्टेटमेंट आप यहाँ से कॉपी करो और input.css है उसके अंदर डाल दो। यहाँ पे जाओ और पेस्ट कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। ये पेस्ट आपने कर दिया। ठीक है, ये पॉपिंस नाम का फ़ॉन्ट आ चुका है। इसको यहाँ से कॉपी कर लो, इसका नाम को, और इसके अंदर जैसे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली डाली है यहाँ पर, तो एक और यहाँ पे कोमा लगाओ और इसको एक और
क्या कर लो, कॉपी बना लो, यहाँ पे पॉपिंस लिख दो, यहाँ पे पॉपिंस लिख दो, सेव करो। अब जहाँ पे भी आप पॉपिंस फॉन्ट यूज करना चाहते हो डायरेक्ट आपको लिखना पॉपिंस। देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इंजीनियर्स पे ना या फिर चिट चैट पे पॉपिंस लगा के दिखाता हूँ आपको। ये जो चिट चैट थी, नहीं एक काम करते हैं, यहाँ जो मैसेजेस है ना इन पे पॉपिंस फॉन्ट लगाते हैं, फॉन्ट पॉपिंस। सेव करता हूँ और एक सेकंड, देखो यहाँ पे पॉपिंस फॉन्ट जो अप्लाई हो चुका है। आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, पॉपिन फॉन्ट हमको दिख क्यों नहीं रहा, मतलब कि जो पॉपिंस फॉन्ट है मेनली वो अप्लाई यहाँ पर हो चुका है। ऐसे आप बाहर के कोई किसी भी फॉन्ट को लेके आ सकते हो और कस्टम अपने फॉन्ट्स को लगा सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप अपनी कस्टम स्क्रीन भी बना सकते हो। यहाँ पे मान लो जैसे SM है, वो अगर आपको कस्टम सेट करनी है कि कितने पिक्सल पे होनी चाहिए तो आप वो कस्टम भी सेट कर सकते हो और इनका नाम भी कस्टम दे सकते हो। जैसे SM है, यहाँ पे आप मान लो देना चाहो टैब की, कंप्यूटर डेस्कटॉप की, मोबाइल की, या फिर अलग अलग जो आप नाम देना चाहो ना वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हो। और कस्टम स्क्रीन रिजोल्यूशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। कस्टम आप कलर भी सेट कर सकते हो। मान लो आपके पास एक कोई प्रोजेक्ट है आपके पास और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही यूज है जो उन्होंने दे रखे हैं आपको कि ये कलर्स यूज करने हैं, तो सिंपल है, आप कलर्स नाम से बनाओ एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना फॉन्ट फैमिली नाम से, ऐसे कलर्स नाम से बनेगा और उसमें आप अपने कस्टम कलर्स दे सकते हो। ध्यान रखना थीम के अंदर ना 2 ऑप्शन है। एक आप थीम के अंदर जैसे ही फॉन्ट फैमिली या कलर्स जो भी दोगे ना, जो आप लगाओगे, बाकी सारे जो बाय डिफॉल्ट कलर्स थे ना वे हट जाएंगे, वे आप यूज नहीं कर पाओगे वहां पर। देखो जैसे ही मैंने कॉफी वगैरह फॉन्ट वगैरह लगाए और अगर मैं और कोई सा अगर फॉन्ट लगाना चाहूँ ना तो मेरे पास अब ऑप्शन नहीं आ रही ना, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से आप इसको ना कट कर लो, एक्सटेंड के अंदर जाके, ये जो एक्सटेंड है ना इसके अंदर जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब अगर आप फॉन्ट लिखोगे तो आपके पास देखो पुराने सेंस, सेरिफ, मोनो पुराने भी आएंगे और जो मैंने नए ऐड करे वे भी आएंगे। देखो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको, देखो 2 बार कॉफी लग चुका है यहाँ पे, तो ये येलो लाइन दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप थीम्स के अंदर डायरेक्ट कुछ भी डालते हो तो पुराने हटके जो आप डालोगे सिर्फ वही रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये कलर्स डाल रखे आपने, अगर मान लो मैंने ये कलर्स डाल दिए तो ये पुरानों को सजेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये नए वालों को सजेस्ट करेगा। अगर आपको पुराने भी चाहिए और नए वाले भी चाहिए, जैसे कि मान लो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक कलर बनाना चाहता हूँ, COLORS कलर्स लिखो और एक ऑब्जेक्ट बनाओ और मेरे को बनाना है कि DC के नाम से कलर बनाना है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ मान लो ग्रीन या फिर ऑरेंज, मान लो ये वाली ऑरेंज। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं इस कलर को यूज कर पाऊंगा। देखो ये जो प्रोडक्ट इंजीनियर लिखा है, अगर मैं इस पे अब लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँ, अगर मैं लिखूँ DC और सेव करूँ तो देखो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सेव करता हूँ तो देखो जैसे मैंने 4-5 बार रिफ्रेश करा, कई बार हो जाता है ये जो हमारी रीबिल्डिंग है ना और ये जो लाइव सर्वर है, ये एक साथ जो है रिफ्रेश नहीं हो पाते एक टाइम पे, इसीलिए वो गड़बड़ आती है। जैसे रीबिल्डिंग अगर जल्दी हो जाए और रीबिल्डिंग पहले हो जाए और लाइव रिफ्रेश जो हमारा हो रहा है वो लेट हो जाए तो भी हमारी गड़बड़ हो रही है। और मान लो लाइव रिफ्रेश तो हमारा सेव करते ही हो जा रहा है लेकिन रीबिल्डिंग हो रही है बाद में, तो इस वजह से हमारा जो कलर है वो बाद में शो हो रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे मैंने सेव करा तो यहाँ पे ये हो चुका है अब, है ना, ऑरेंज कलर। और देखो बाकी कलर्स भी मेरे को सजेस्ट हो रहे हैं, जैसे ब्लू वगैरह सारे सजेस्ट मेरे को हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस कलर्स को यहाँ से उठाऊं, ठीक है, और मैं थीम के अंदर डायरेक्ट डाल देता हूँ, इसको कोमा लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को बाकी के जो पुराने कलर्स है ना वे शो नहीं होंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे एरर भी आ चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कलर्स लगाए तो जहां पर मैंने ये देखो पर्पल 600 ये यूज कर रखे थे ना, वे सारे कलर्स जो पुराने कलर्स टेलविंड खुद देती थी ये सारे हट चुके हैं। अब मैं सिर्फ अपने कलर्स ही यूज कर पाऊंगा जो मैं यहाँ पे दूंगा, जितने भी कलर्स मैं यहाँ पे दूंगा मैं सिर्फ वही कलर यूज कर पाऊंगा, ठीक है। अगर आपको इससे बचना है, अगर आपको कलर ऐड करने हैं तो आप एक्सटेंड में लगाओ, और अगर आपको कलर्स रिप्लेस करने हैं तो आप डायरेक्ट थीम के अंदर अपनी जो है CSS लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना, जो भी आप थीम्स के अंदर लगाओगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, पुराना डेटा खत्म, नया आ जाएगा। अगर आपको पुराना डेटा चाहिए साथ में आपको अपना नया डेटा ऐड करना है तो वो आपको एक्सटेंड के अंदर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक्सटेंड के अंदर वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो जो हमारी बेसिक CSS थी ज़्यादातर वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और जो टेलविंड CSS थी, अब मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट और लेके आऊंगा टेलविंड CSS के ऊपर। मैं कंप्लीट टेलविंड का यूज करके आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट का क्लोन बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक टेलविंड का प्रोजेक्ट। ओके, तो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो अगर आपको सीखने को मिला है, और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी टेलविंड सीख ले फटाफट से यहाँ से आए, तो आप वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे आप कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस शेयर करते रहो वीडियो को। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।